हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बैच जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स, और उस कोर्स में हम फिलहाल हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो लिटल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर एकेडमी। द 2018 ईयर वॉज द ग्लोरियस ईयर ऑफ आवर एकेडमी। ऑन दैट ईयर देयर वर 120 selections from our academy to the CPF services. This is photo of our mentor, Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commander at CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MS Psychology by qualification and pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar University of Law. He is author of 3 best-selling books for CPF Assistant Commander preparation for McGraw Hill's publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CPF Assistant Commandant in 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer on class 1 rank with Government of Maharashtra and as state assistant lecturer in forensic medicine and RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is a little information about me. My name is Utkarsh Tamboli. I have 2+ year of the teaching experience in both online and offline, and I am preparing for the UPSC Civil Service examinations with history as an optional subject. So last lecture में हमने देखा था how there was the evolution of Indian National Congress and its movements, and ultimately हमने end किया था लास्ट का लेक्चर with split of the Indian National Congress, यानी कि सूरत स्प्लिट से। तो उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी जिसमें मैंने कहा था कि जो GK गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज द ओनली पर्सन who till the end survived, or the till the end who made Indian national movement at that point a continuous efforts. वो उनके अलावा उस टाइम पे कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर कोई भी लीडर नहीं था जो कंटिन्यूस एफर्ट कर सके, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स थे, यानी कि उनको जेल में डाला गया था, यानी कि उनको सप्रेस किया गया था। और जो मॉडरेट्स थे उनको 1909 ये जो हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके अंडर उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से या कन्वर्ट किया गया था। ओके, तो टिल द 1914 ओनली GK गोखले कंटिन्यूड ऑल द एफर्ट फ्रॉम 1908। ऑन दिस डेट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, इनको जेल हुई थी और इनको मंडाले भेजा गया था। ओके, तो जब बाल गंगाधर तिलक मंडाले से वापस आए थे, कब आए थे वो? 1914 में उनकी सज़ा ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू कर दिया। और उसी टाइम पे एनी बेसेंट, ये जो लेडी थी, शी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसका बेस था इंडिया के उपनिषदास। जो उपनिषदास के आइडियाज़ थी, उन आइडियाज़ के ऊपर जो भी स्पिरिचुअल वर्क करना था वो सब करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी वेस्ट में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड एनी बेसेंट, शी वॉज द वन ऑफ द मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इन्होंने भी इसी टाइम पे अपना पॉलिटिकल करियर जो था वो एकदम पीक के लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट करना चालू कर देते। और स्पेशली एनी बेसेंट जो इनके जो एफर्ट थे वो मेनली थे जो INC जो है, जो हमने देखा था ब्रेक हो चुकी थी आफ्टर द सूरत स्प्लिट, तो इसको फिर से यूनाइट करना। क्यों यूनाइट करना? तो इसके पीछे 2 कॉजेज है। सबसे पहला कॉज एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उस टाइम पे ये जो लीडर थे, ये इनको जनरली यूथ लीडर कहा जाता था, और इनके पास टोटल उस टाइम पर यूथ था, यानी कि यंग मास सपोर्ट जो होता है किसी भी मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए, या फिर एनर्जी जो होती है मासेस की वो स्पेशली यूथ में होती है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनके पास यूथ था, और जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट के पास था एक्सपीरियंस। मॉडरेट के पास था एक्सपीरियंस, और एनी बेसेंट का मानना था यूथ किसका? एक्सट्रीमिस्ट का, एंड मॉडरेट्स का एक्सपीरियंस। इन दोनों को मिलकर अगर कोई मूवमेंट चालू की जाएगी तो कंपल्सरीली सक्सेसफुल होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के 2 इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है किसी भी मूवमेंट के, वो यहाँ पे एक होने वाले हैं। तो उसकी वजह से ये जो होम रूल मूवमेंट है इसका बेस तैयार होना चालू हो चुका था। अभी होम रूल मूवमेंट क्या है एक्चुअल में, इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे
तो हमने पहले भी देखा था, एक आयरलैंड नाम का कंट्री है, एक्चुअली इट वाज अर्लियर अ कॉलोनी ऑफ द यूके। तो आयरलैंड में क्या हुआ था, मास लेवल पे मूवमेंट्स वगैरह हुए थे, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डिंग हुआ था, वहाँ पे प्रेशर ग्रुप तय हो रहे थे अलग अलग। तो उन्होंने क्या किया है, जो आयरलैंड था वो जो अर्लियर कॉलोनी था, यानी कि यूके से डायरेक्टली आयरलैंड को कंट्रोल किया जाता था। तो इसके बाद हुआ क्या, पॉलिटिकल प्रेशर या फिर मास पॉलिटिकल मूवमेंट्स की वजह से जो आयरलैंड था इसको यूके ने एक एटोनॉमी दे दी। ये एटोनॉमी क्या दे दी कि लोकल लेवल पे या फिर प्रोविंशियल लेवल पे जो भी उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आयरलैंड की खुद की गवर्नमेंट हैंडल करेगी। पर जो मेजर टॉपिक है लाइक डिफेंस, डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वो यूके हैंडल करेगा। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स के अंडर आयरलैंड को लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी दी गई थी। और उसी का डायरेक्ट जो रेप्लिकेशन था एनी बेजेंट इंडिया में करवाना चाहती थी थ्रू होम रूल मूवमेंट। अभी होम रूल मूवमेंट में नाम अगर देखोगे, होम रूल यानी कि खुद के घर को रूल करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। यानी कि अगर ये मूवमेंट सक्सेस भी हो जाती तो ब्रिटिश क्या करने वाले थे, इंडिया को सिर्फ ऑटोनॉमी देने वाले थे। ओके, इंडियंस को टोटल फ्रीडम नहीं मिलने वाला था। ओके, तो अभी देखते हैं व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द होम रूल मूवमेंट। The Government of India Act 1909 was dissatisfactory to the aspirations of Indians। यानी कि इसमें मेनली कौन आते हैं, मॉडरेट्स, क्योंकि मॉडरेट्स को लगा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो मॉडरेट्स के हिसाब से अभी जो भी बिहेवियर होगा उनका वो तैयार करना चालू कर देंगे और मॉडरेट्स को ज़्यादा थोड़ा सा भाव देना चालू कर देंगे। पर ये जो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इससे टोटली मॉडरेट जो थे वो डिसइल्यूजन हो चुके थे। ओके, दैट्स व्हाई दिस वाज द डिससेटिस्फैक्टरी। उसके बाद तिलक रिलीज, मैंने जो कहा था तिलक को मंडाली भेजा गया था 1908 पे, उनको सज़ा सुनाई गई थी। एंड एडवांट ऑफ द एनी बेजेंट ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में ये दोनों की एंट्री एक रिवाइवल की तरह वर्क कर रही थी उस टाइम पे। कांग्रेस सेशन ऑफ डिसम्बर 1915 इट वॉज डिसाइडेड टू लेट द एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन द पार्टी लार्जली ड्यू टू एनी बेजेंट्स परसुएशन। यानी कि मैंने जो यहाँ पे कहा था कि एनी बेजेंट के मेन एफर्ट क्या थे, जो आईएनसी ब्रेक हुई थी उसको यूनाइट करना, एक करना। और ये कब डिसाइड हुआ कि आईएनसी जो थी वो 1907 के बाद जो ब्रेक हो चुकी थी तो उसको यूनाइट किया जाएगा आफ्टर द डिसम्बर 1915। क्यों, क्योंकि 1915 के सेशन के बाद एक्सट्रीमिस्ट वर अलाउड टू ज्वाइन द पार्टी। बाय सितंबर 1916 टू सेपरेट होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भले डायरेक्ट एंट्री या फिर रीजॉइनिंग की परमिशन दे दी गई थी किनको, एक्सट्रीमिस्ट को, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया था, टोटली एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो फुल्ली इनकॉर्पोरेट नहीं हुए थे। पर जो ये टाइम था जिस पीरियड में होम रूल मूवमेंट चालू हुई थी, ये टाइम पीरियड अगर आप अगर देखोगे तो ये टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर 1 का। वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे चालू हो चुका था एंड अराउंड 1960 वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो उसके पीक पे था। तो उसकी वजह से दोनों लीडर्स यानी कि एनी बेजेंट एंड टिलक, इन दोनों को लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। तो जब कांग्रेस में एंट्री होनी है या फिर रीजॉइनिंग करनी है कांग्रेस, वो तो होता रहेगा बाय द टाइम, बट ये मूवमेंट अभी लॉन्च करना इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से बोथ स्टार्टेड डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ द वन मूवमेंट। ये दो लोग थे, इसमें भी टिलक जो थे इन्होंने सबसे पहले इनकी खुद की लीग जो थी होम रूल लीग ऑफ द टिलक, वो जो स्ट्रीम है वो सबसे पहले चालू कर दी। उसके बाद एनी बेजेंट ने चालू कर, ओके, पहले टिलक ने चालू की, बाद में एनी बेजेंट ने चालू की। सो देयर वाज द स्टार्टिंग ऑफ द 2 सेपरेट लीग्स। हियर यू कैन सी द फ्लैग डिसाइडेड बाय होम रूल लीग। होम रूल लीग ने जो फ्लैग उस टाइम पे इंडिया का होना चाहिए ये डिसाइड किया था। और ये फ्लैग जो था ये तभी एग्जीक्यूट होने वाला था या फिर वर्क होने वाला था जब इंडिया को उस टाइम पे होम रूल यानी कि सेल्फ एटोनॉमी या फिर सेल्फ रूलिंग की परमिशन मिल जाए। यहाँ पे ईयर यू कैन सी ब्रिटिश फ्लैग। क्यों, क्योंकि इंडिया जो था भले इनको होम रूल की परमिशन मिले पर स्टिल इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, दैट्स वाई। एंड हियर इंडियन सिम्बल्स। ओके, तो अभी देखते हैं स्टार्टिंग क्या, टिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट बेलगाम। दिस इज अ प्लेस इन कर्नाटका, टुडेज कर्नाटका।
तो उनके जो भी टेरिटोरियल एक्सटेंशन था टिळक के होम रूल लीग के स्ट्रीम का, तो कहाँ कहाँ पे था, इट इंक्लूडेड महाराष्ट्र बट एक्सेप्ट बॉम्बे। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में मेनली मॉडरेट लोगों का क्या बोल सकते हैं उसको प्रोमिनेंस था, और उसकी वजह से वहाँ पे टिळक जो थे उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम था, तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट ना हो फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट ना हो, उसकी वजह से टिळक ने बॉम्बे को छोड़ दिया एंड ही कवर ऑल रिमेनिंग महाराष्ट्र। देन कर्नाटका ऑब्वियसली, यहाँ पे हियर यू कैन सी बेलगाव, दिस इज द हेड क्वार्टर एंड दिस वॉज द प्लेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टिळक्स होम रूल लीग। तो ऑब्वियसली कर्नाटका आएगा, उसके बाद बेरार आएगा एंड सीपी सेंट्रल प्रोविंस यानी कि आज का एमपी मध्य प्रदेश। तो ये पूरा एरिया जो था वो टिळक के होम रूल लीग वाली स्ट्रीम जो थी उसके अंडर आता था। देन एनी बेसेंट लॉन्च होम रूल लीग इन सितंबर 1916, यहाँ पे ईयर यू कैन सी अप्रैल सितंबर एट मद्रास, यानी कि दोनों भी जो मूवमेंट के स्ट्रीम्स थे वो साउथ ऑफ द विंध्याज, यहाँ पे विंध्याज है, साउथ ऑफ द विंध्याज जो थे वो चालू हो चुके थे। एनी बेसेंट मैडम ने मद्रास में चालू किया था, टिळक ने बेलगाम में। दिस इंक्लूडेड बेजन्स लीग वर्कर इन द रेस्ट ऑफ कंट्री, यानी कि टिळक की जो होम रूल लीग थी वो जो स्ट्रीम थी वो स्ट्रीम को छोड़ के जितना भी इंडिया है वो पूरा का पूरा इंडिया जो था वो कवर किया था एनी बेसेंट ने, यानी कि कंपेयर टू टिळक एनी बेसेंट की जो मूवमेंट थी वो या फिर मूवमेंट की स्ट्रीम थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी ब्रॉड लेवल पे। टिळक्स लीग हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी, बेलगाम में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में। इट हैड 6 ब्रांचेस, वहाँ पे 6 ब्रांचेस तैयार हो चुकी थी। बेजन्स लीग हैड 200 ब्रांचेस, ऑब्वियसली कई ज़्यादा गुना ब्रांचेस थे बेजन्ट के, एंड वॉज लूजर ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू टिळक। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, टिळक जो थे इनके पास सिर्फ 6 ब्रांचेस थी, तो उसकी वजह से इन 6 ब्रांचेस पे कंट्रोल करना ईजी था, पर जो 200 ब्रांचेस हैं तो इन पे एक पर्सन को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उसकी वजह से एनी बेसेंट को ये कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था, एंड दैट्स वाई देयर वाज द राइज ऑफ लूजर ऑर्गेनाइजेशन इन होम रूल लीग इटसेल्फ। ओके, अब इन्होंने एक्टिविटीज़ क्या क्या की है, सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन एंड एजिटेशन, मॉडरेट के जैसे मेथड्स, एंड पब्लिक मीटिंग, ये तीनों भी मॉडरेट यूज़ करते थे। देन एनी बेसेंट वॉज अरेस्टेड इन जून 1917, दिस मेट विथ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। एक्चुअल जब एनी बेसेंट ने ये मूवमेंट चालू की थी तो उस टाइम पे उनको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, पर उनके अरेस्ट के बाद एकदम से सपोर्ट जो था इंडिया में स्पाइक हो गया उनके लिए। देन वर्क थ्रू आउट द ईयर एज अपोज टू द कांग्रेस पार्टी हुज एक्टिविटीज़ वर कन्फाइंड टू वंस ईयर। अर्लियर क्या होता था, जो हमने मॉडरेट फेज़ वगैरह देखा था, तो वो फेज़ में क्या होता था, सिर्फ दिसंबर का जो मंथ होता है वो दिसंबर के मंथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग एक जगह पे मिलते थे, कुछ रिजोल्यूशन पास करते थे, और फिर से साल भर जो था वो डॉर्मेंट हो जाते थे या फिर उनका प्रेजेंस ही नहीं होता था, सिर्फ दिसंबर में उनका प्रेजेंस होता था। तो ये जो ट्रेडिशन थी ये ट्रेडिशन तोड़ दी थी बाय होम रूल लीग। इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम टोटल अराउंड द ईयर जो था वो थ्रू आउट द ईयर इनका एफर्ट चालू हुआ, एंड वंस अ ईयर ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पे बंद होना चालू हुआ था। और ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, क्यों, क्योंकि इस मूवमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट लोग थे, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणदरे, देन टिळक, ये मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस थे। तो ऑब्वियसली जो इंडिया के नेटिव पीपल्स है जो एजुकेटेड थे स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर वेस्टर्न नॉलेज में, तो उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट देना चालू कर दिया। दैट्स व्हाई देयर वाज अ लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हु आर सपोर्टिंग। सो राइज ऑफ द मोर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, हमने इससे पहले देखा था कि अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 जो है डेट आईएनसी के फॉर्मेशन की, उससे पहले जो भी थी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी सेम काम किया था, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे वही काम ब्रॉडर लेवल पे होना, नेशनल लेवल पे होना चालू हुआ था। इससे पहले जो कॉन्शियसनेस था वो रीजनल लेवल पे था। द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग वर ब्रीफली यूनाइटेड टुगेदर इन दिस मूवमेंट। सबसे बड़ी अचीवमेंट है किसकी, होम रूल लीग की। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द होम रूल लीग। फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग वो यहाँ पे एक हो गए थे। ओके, उसके बाद डिक्लाइन। अभी डिक्लाइन कब हुआ, कैसे हुआ,
वो दिखते हैं। मूवमेंट वॉज नॉट अ मास मूवमेंट। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो मासेस थे उस टाइम पे वो मेनली अलग अलग प्रेशर के अंडर झुके थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री देयर वाज द वर्ल्ड वॉर। तो इसकी वजह से हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर की वजह से एकदम से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था मिलिट्री पे वो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। उसकी वजह से हुआ क्या, जो इंडिया में एक्सपेंडिचर होता था वेलफेयर पे वो एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो गया। और इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट था वो था पॉवर्टी, देन ड्रॉट, एंड famine। दिस वॉज द डायरेक्ट रिजल्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कॉमन मासेस जिनको ये मूवमेंट की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला था। दैट्स वाई देयर वॉज नो मास मूवमेंट। ओके, इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू एजुकेटेड पीपल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। पर फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो सेक्शन था ये सेक्शन अभी कॉलेज के गेट से बाहर आना स्ट्रीट पे चालू हो चुका था। द लीग डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन साउदर्न इंडिया। भले ही इन्होंने दोनों ने, किसने, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर टिळक, इन दोनों ने भले ही साउथ इंडिया से इनके मूवमेंट की शुरुआत की थी। टिळक ने कहाँ से किया था, बेलगांव से, एंड एनी बेसेंट ने कहाँ से किया था, मद्रास से। पर उनको साउथ इंडिया में सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिला, मेनली नॉर्थ इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में एंड ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया में, वहाँ पे उनको ज़्यादा सपोर्ट मिला। देन मॉडरेट्स वर सेटिस्फाइड विथ मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। इसके बाद हुआ क्या था, जब हमने देखा कि 1917 जून को एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया, उसके बाद बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई तो उनको बाद में छोड़ा गया। और उसके बाद आया था मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था कि इसके बाद यानी कि 1917-18 के बाद जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है वो इंक्रीजिंगली इंडियन नेटिव पीपल्स जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लेना चालू कर देगी। ऐसा यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया था। फिर से इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी ऑफ द डिवाइड एंड रूल। इसकी वजह से हुआ क्या, जो मॉडरेट लोग जिन्होंने बेजेंट के अरेस्ट के बाद अपोज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो फिर से गवर्नमेंट की तरफ से हो गए। ओके, देन देयर वॉज द लैक ऑफ डेफिनेट स्टैंड ऑफ बेजेंट। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जो 1918 ये जो डेट है यहाँ पे लिखा भी है देखो, इन सितंबर 1918 टिळक वेंट टू इंग्लैंड। वहाँ पे एक केस चल रही थी अगेंस्ट द वन बुक राइटर। जो बुक राइटर ने टिळक जो थे उस टाइम पे उनको कहा था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके, तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वगैरह वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था। और उसका केस जो था वो डेट थी केस की सितंबर में। तो उसकी वजह से टिळक को इंग्लैंड जाना पड़ा 1918 में। तो ओनली इंडिविजुअल पर्सन हु वॉज रिमेन इन इंडिया वॉज एनी बेजेंट। ओके, तो उसकी वजह से हुआ क्या, ऑलरेडी इनके पास हमने देखा था कि 200 ब्रांचेस थे और टिळक के पास 6 ब्रांचेस थे। तो ये पूरा का पूरा जो लीडरशिप का इशू है ये इशू पूरा का पूरा बेजेंट के पीछे लगा है। और बेजेंट वॉज अनेबल टू हैंडल दिस लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग। तो उसकी वजह से फिर जो होम रूल लीग थी वो स्लोली डिक्लाइन होती चली गई। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस भी वीक होता चला गया। और अल्टीमेटली होम रूल लीग मर्ज विद द कांग्रेस पार्टी इन 1920। अल्टीमेटली 1920 में ये आईएनसी से मर्ज हो गई। उसके बाद लखनऊ पैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, Muslim League was formed in 1906. It was a relatively moderate organization with a pro-British stance. The Viceroy Lord Chelmsford had solicited reform suggestions from the Indians in return of the Indian support in British war effort. Jinnah was then a member of both parties, and he was largely responsible for the pact. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखो, जिन्ना जो थे अर्लियर ही वॉज नॉट अ बाइगेटरी या फिर बिगेटर पर्सन। ओके, अर्लियर ही वॉज अ मॉडरेट पर्सन, ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर ऑफ द टिळक। याद रखो, टिळक को डिफेंड करने का काम भी जिन्ना ने किया था। जिन्ना वॉज द लॉयर ऑफ द टिळक। तो यहाँ पे रिलीजन वगैरह जो कहा जाता है कि जिन्ना वॉज रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स वगैरह, वो इनिशियली वो नहीं थे, बाद में हुए होंगे, बट इनिशियली वो नहीं थे। एंड एट दिस पॉइंट ही वॉज अ मेंबर ऑफ द बोथ पार्टीज, आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, दोनों पार्टी के मेंबर थे। इन December 1950 extremists led by Bal Gangadhar Tilak
and other moderate led by Gopal Krishna Gokhale made the leader of League first time at Bombay. 1915 में फॉर द फर्स्ट टाइम बॉम्बे में मीटिंग हुई थी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग के पीपल्स की या फिर डेलीगेट्स की. द लीडर कंसल्टेड विथ ईच अदर एंड ड्राफ्टेड अ सेट ऑफ डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, ये जो मीटिंग हुई थी या फिर ये जो पैक्ट हुआ था ये किस लिए हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए. देन सरोजिनी नायडू गेव जिन्ना टाइटल द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. अभी देखते हैं जो लखनऊ पैक्ट था उसके कंसिक्वेंस क्या है. हियर यू कैन सी लखनऊ पैक्ट वाले सारे के सारे बंदे. ओके, इससे हुआ गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन नेशनल पॉलिटिकल सेंस. और इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट था वो बेनिफिट मिला था 1920 के NCM दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको 1920 में. ऑन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज ऑन अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया. यानी कि यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी जो INC ने इससे पहले एक्सेप्ट नहीं की थी वो थी कम्युनल इलेक्टोरेट. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया है तो ये एरिया में अगर आधे पार्ट में हिंदूज है और आधे पार्ट में मुस्लिम्स है तो ये एरिया से अगर कोई चुन के आना चाहता है या फिर यहाँ से कोई भी MP बनना चाहते हैं उस टाइम पे, तो अगर ये एरिया मुस्लिम्स के लिए होगा तो यहाँ पे हिंदूज वर नॉट अलाउड टू वोट. यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे और ये जो MP चुन के आएगा यहाँ पे ये सिर्फ मुस्लिम के वोटों से ही आएगा. एंड दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड एज सेपरेट इलेक्टोरेट. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन दे वर अलाउड टू वोट और नॉन वोट. ओके, तो उसकी वजह से ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट था वो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम. और इसे यही से चालू होता है इंडिया का कम्युनल पॉलिटिक्स. और अल्टीमेटली ये एंड कहाँ पे होता है? विद द पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान. थ्रू दिस पैक्ट INC also tactically accepted Indian consisted two different communities with different interest. इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, जो INC थी पब्लिक नोशन में या फिर ब्रिटिशर्स क्या समझने लगे INC इज अ हिंदू बॉडी एंड मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेपरेट मुस्लिम लीग नाम की एक अलग बॉडी तैयार हो चुके हैं इंडिया में. तो इन दोनों बॉडीज़ को रिलीजियस बेसिस पे देखना चालू कर दिया था. अब INC में सबको पता कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे पर INC को लार्जली हिंदू बॉडी कहा जाने लगा. और उसके बाद जो मुस्लिम्स थे इंडिया के उनको रिप्रेजेंट करने वाले मुस्लिम लीग. मर्जिंग ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन INC गेन आफ्टर सूरत स्प्लिट. यही टाइम पीरियड में क्या हुआ था जो मैंने कहा था, आफ्टर December 1915 देयर वाज द मर्जिंग इन बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स. ओके, सो दिस वाज द important take out from all this kind of situations or the scenario. और इसका डायरेक्ट consequences जो था वो हमें एक्चुअल देखने को मिलता है जब देयर वाज द अराइवल ऑफ गांधी जी. जब गांधी जी का इंडिया में अराइवल होता है वो कब होता है 1915 में, पर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आता है 1919 में. दिस वाज द फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ द गांधी जी. और ये मूवमेंट किस लिए हुई थी? रौलट एक्ट के लिए. ओके, रौलट एक्ट के लिए ये मूवमेंट हुई थी. इससे पहले उन्होंने रीजनल लेवल पे बहुत सारी मूवमेंट की थी, उसमें से 3 सभी को पता है. सबसे पहली बिहार में की थी, उसके बाद गुजरात में की थी, ओके, अहमदाबाद में वगैरह. तो ये 3 मूवमेंट जो है वो 1917 टू 1918 ये ईयर में की थी. और 1919 में फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी जो थे उन्होंने उनकी फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट जो थी यहाँ पे चालू की थी अगेंस्ट द रौलट एक्ट. अब देखते रौलट एक्ट एंड जालियनवाला बाग मैसेकर. रौलट एक्ट क्या था? इट वाज अ एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919. रौलट एक्ट का ऑफिशियल नेम ये है, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखा था इंडिविजुअल हीरोइज्म या फिर रिवोल्यूशनरी टेररिज्म जिनको हम क्रांतिकारी भी कहते हैं हिंदी में, तो उनका यहाँ पे बहुत राइज होना पीक पे चालू हुआ था.
बहुत सारे लोग जो थे ये फेज़ में राइज होने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मिल चुका था, यानी कि प्रेस से उनको नई नई आइडियाज़ मिलती थी। उसी के साथ इंग्लिश एजुकेशन जो था उसकी वजह से उनको कोई भी मटेरियल जो वर्ल्ड वाइड था वो एक्सेस करना ईजी था। तो उसकी वजह से रॉलेट एक्ट जो था वो निकाला गया था। द कमिटी वो चेयर्ड बाय जज सर सिडनी रॉलेट, और इन्हीं के नाम से ये एक्ट को बाद में पेट नेम दिया गया था, सिडनी रॉलेट। दे ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि एक पॉलिटी में टर्म है जिसको कहते हैं हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस यानी कि शो द बॉडी, ऐसा इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो रॉलेट एक्ट का इसके अंडर ये जो हिबस कॉर्पस का प्रोविजन था ये टोटली नल एंड वॉइड हो चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो किसी को भी ऑन द ओनली सस्पेक्शन, या फिर अगर उनको थोड़ा सा शक भी होता था तो किसी भी बंदे को उठा सकते थे। देन डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल, यानी कि आज के टाइम पे देखेंगे हम मैक्स टू मैक्स 3 month तक इस प्रकार की चीज़ को हम कर सकते हैं, पर उस टाइम पे फॉर द 2 years किसी भी बंदे को विदाउट ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता था। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड एज ब्लैक बिल्स। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड एज ब्लैक बिल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडियन मेंबर जो थे वो भी इस काउंसिल में शामिल थे। कौन सी काउंसिल? ये वाली कमिटी। ऑल ऑफ हुम रिजाइन इन प्रोटेस्ट। ओके, इसमें भी जो थे प्रोविजंस उसकी वजह से जो भी इंडियन काउंसिल थी, कौन सी काउंसिल? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने देखा था कि आफ्टर काउंसिल एक्ट ऑफ 1862 देयर वाज द स्टार्टिंग ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इंडियन नेटिव पीपल्स इन द काउंसिल्स। तो वन ऑफ द काउंसिल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दूसरी थी इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके अंडर फर्स्ट इंडियन जो था वो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इसके अंडर वहाँ पे ऐड हो चुका था। ओके, तो वहाँ से जो इंडियन काउंसिल के मेंबर्स थे उन्होंने रिज़ाइन देना चालू कर दिया था इन द प्रोटेस्ट। नेशन वाइड हड़ताल वॉज कॉल्ड बाय गांधी जी ऑन 6 April। दिस वॉज कॉल्ड एज रॉलेट सत्याग्रह। ओके, फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। द मूवमेंट वॉज कैंसल्ड बाय गांधी जी व्हेन इट वॉज मार्ड by rioting in some provinces and particularly in Punjab where situation was grave, यानी कि लोकल लेवल पे राइट्स होना चालू हो चुका था और उस पर कोई कंट्रोल नहीं था गांधी जी का, तो उसकी वजह से उन्होंने वो मूवमेंट को कैंसिल कर दिया। द प्राइमरी इंटेंशन वॉज टू रिप्रेस द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कंट्री। ये था ब्रिटिशर्स का प्राइमरी इंटेंशन क्या था? जो भी इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रही है उनको सप्रेस करो। दे ऑल्सो अफ्रेड ऑफ गदराइट रिवोल्यूशन इन पंजाब एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। भले यहाँ पे गदर मूवमेंट जो थी वो डिक्लाइन हुई थी या फिर उनके ऊपर सप्रेशन अलग अलग तरीके से स्पेशली इंडिया में लगाना उन्होंने किसने? ब्रिटिशर्स ने लगाना चालू किया था, पर स्टिल उनको गदर काइंड ऑफ जो आर्म रिवोल्यूशन थी उसका फियर था। किसको? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि गदर जो थे उन्होंने रिवोल्यूशन तो करना चाहा था पर वो आर्म रिवोल्यूशन करना चाहते थे। कांग्रेस लीडर्स सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किशलू इन दोनों को अरेस्ट किया गया था। तो इन दोनों को छोड़ो ये कहने के लिए बैसाखी के दिन, बैसाखी इज वन ऑफ द होली डे इन सिखिज्म, तो उसके दिन जो जालियन वाला बाग है वहाँ पे बहुत सारे लोग विदाउट वेपन्स और पीसफुल वे में वहाँ पे जमा हो चुके थे। पर जनरल डायर नाम का एक बंदा था, ही वॉज अ जनरल ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, तो उसको लगा कि यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशन या फिर रिवॉल्ट होने वाला है, तो उसने ओपन फायर कर दिया ऑन द क्राउड। अभी अलग अलग नंबर्स है पर एक्चुअल जनरल डायर का जो रेफरेंस है उसमें उसने कहा है कि अराउंड
1000 rounds of the bullets were fired and not a single bullet was wasted, ऐसा जनरल डायर का मानना है. हियर यू कैन सी ब्रिटिश पीपल्स फायरिंग, यहाँ पे हियर यू कैन सी मशीन गन्स, तो यहाँ से फायर हो रहे थे और यहाँ पे जो पीपल थे वो मर रहे, और यहाँ से कहीं से तो देयर वाज द सिंगल स्मॉल वे जो कि इन और आउट के लिए काम करता था. बाकी इधर ये साइड में जो गेट्स वगैरह थे वो सारे के सारे बंद थे, तो उसकी वजह से दिस वाज कॉल्ड एज मसैकर. ओके, नेक्स्ट जालियनवाला बाग, अभी उसका देखते हैं. हियर यू कैन सी द फोटो ऑफ जनरल डायर. पंजाब वॉज पुट अंडर मार्शल लॉ, क्योंकि वहाँ पर राइट्स वगैरह हो रहे थे. इट वॉज अनलॉफुल फॉर मोर देन 4 पीपल टू असेंबल एट प्लेस. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब एट दैट टाइम कौन था वो? मिचेल ओडवायर, बाद में जिसको मदन लाल धिंगरा ने मार दिया था. कहाँ पे? लंदन में जाके घर में घुस के बंदे को मारा था. द लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज एट दैट टाइम इंडियाज वाइसराय. पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मिचेल ओडवायर, एंड इंडिया का वाइसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड. ऑन द डे ऑफ बैसाखी on 13th April 1919, Jallianwala Bagh, a crowd of non-violent protesters had gathered. Also, among the crowd were pilgrims who had come to celebrate Baisakhi. General Dyer came there with his troop and blocked the only narrow entrance of garden. Then he started firing indiscriminately. About 10 minutes. 10 मिनट के लिए बंदे ने ओनली फायरिंग की, विच रिजल्टेड इन डेथ ऑफ एटलीस्ट 1000 पीपल एंड 1500 पीपल वर इंजर्ड एट दैट टाइम. तो इसके इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन को बिठाया गया कि सच में ये गैम्बल हुआ था क्या. तो हंटर कमीशन ने भी जनरल डायर को क्लीन चिट दी, और बाकी जो लोग थे उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जनरल डायर को पैसे भी गिफ्ट करना चालू कर दिया था. ओके, सो हंटर कमीशन टू इंक्वायर इनटू मैसेकर, ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कमेटी बिठाई थी. देन रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड, जो कि ब्रिटिश क्वीन ने उनको दिया था. एंड गांधी जी रिलिक्विश द टाइटल कैसर ई हिंद, जो कि ब्रिटिश क्वीन ने ही दिया था. मिचेल ओडवायर असैसिनेटेड बाय उधम सिंह इन लंदन 1940. सॉरी, मदन लाल धिंगरा नहीं, वो उधम सिंह है. तो 1940 में उधम सिंह ने जनरल ओडवायर का एवेंज ले लिया था फॉर द जालियनवाला बाग मैसेकर. हियर यू कैन सी ओल्ड कॉपीज ऑफ द फोटो कॉपीज ऑफ द उस टाइम के न्यूज़पेपर. ओडवायर एसेसिनेटेड एट लंदन मीटिंग. ओके, और उसके बाद पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्लैक बिल्स, जो हमने कहा था अभी, जो राउलेट एक्ट था उसको ब्लैक बिल कहा जाता था. और ये 1940 वाला वो पेपर जहाँ पे उसके असैसिनेशन की बात, खबर जो थी वो यहाँ पे आ चुकी है. अब देखते हैं राइज ऑफ गांधीयन ईरा. सभी को पता है गांधी जी कब आए थे? 1915 में. ओके, तो उसकी वजह से हम 9 जनवरी में, जो है 9 जनवरी ऑफ द एवरी ईयर, हम एक डे मनाते हैं. वो आपको पता करना है कौन सा डे होता है. तो गांधी जी जब इंडिया में आए थे तो 1915 टू 1960 एक साल वो सिर्फ इंडिया घूमे, पूरा इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ जीके गोखले. जीके गोखले को गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे. तो जीके गोखले ने उनको एडवाइस दिया कि पहले आप इंडिया में आए तो है, पर इंडिया को अच्छी तरीके से जानो. सो फॉर 1 ईयर गांधी जी ओनली विजिटेड ऑल द प्लेसेस ऑफ इंडिया जहाँ जहाँ पे उनको इश्यूज लगता था. और फिर आफ्टर 1 ईयर जब उनको इंडिया की समझ आ गई, व्हाट इज़ इंडिया एट दैट टाइम एंड व्हाट द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स इंडिया नीड एट दैट टाइम, तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी. एंड 1917 में उन्होंने उनका फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में रीजनल लेवल पे चालू कर दिया. उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह. दिस वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी, एंड ही वॉज परस्यूडेड बाय राजकुमार शुक्ला, यानी कि ये बंदे ने गांधी जी को बुलाया था चंपारण, जो कि बिहार में आज.
देयर वर द पीजेंट वर सफरिंग अंडर द हेवी टैक्सेस एंड एन एक्सप्लोटेटिव सिस्टम ऑफ द 3 खाटिया सिस्टम. ओके, अब होता क्या था, 3 ऑफ द 20 पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल किसी लैंड का 20 पार्ट है तो उसके 3 पार्ट जो है उस पर कंपल्सरीली उस टाइम पे ब्रिटिश जो उस टाइम पे लोग थे वहाँ पे वो जो बोलेंगे वही ग्रो करना पड़ता था और वो सारा का सारा ब्रिटिश ले जाते थे. इसमें का उन पीजेंट जो थे उनको कुछ भी नहीं मिलता था. सो दिस वॉज द एक्सप्लॉयटेटिव 3 काटिया सिस्टम. देन गांधी जी अपेयर्ड इन कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू समन्स. जब गांधी जी वहाँ पे गए सत्याग्रह करने के लिए तो कोर्ट ने समन दिया एंड गांधी जी रिस्पॉन्डेड एज समन्स. ऑलमोस्ट 2000 local accompanied him. Here you can see peasants also part of the money extracted from them as compensation. मतलब गांधी जी जो थे उन्होंने क्या कहा, जो पीजेंट से पैसा एक्सट्रैक्ट किया गया फोर्सफुली और एक्सप्लॉइट करके तो पैसा एज अ कंपनसेशन उनको वापस मिलना चाहिए सो दैट उनकी जो हार्डशिप है वो कम हो जाए. और यहीं पे गांधी जी वो गिवन नेम बापू, यहीं पे गांधी जी को बापू नेम मिला या फिर महात्मा नेम मिला बाय पीपल. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दीज बोथ टाइटल्स वर गिवन टू गांधी जी बाय पीपल्स. ओके, बापू एंड महात्मा. उसके बाद सेकंड खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह जो था वो 1918 में हुआ था. वाई? बिकॉज देयर वर द फेल्ड क्रॉप्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात ड्यू टू ड्रॉट्स. बट स्टिल गवर्नमेंट एट दैट टाइम वॉज इम्प्लीमेंटिंग हार्श टैक्सेस और द रेवेन्यूज एज पर लॉ. वहाँ पे एक लॉ हुआ था, उसके अंडर क्या था, फार्मर्स एंटाइटल्ड टू रिमिशन इफ प्रोड्यूस वॉज लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द नॉर्मल आउटपुट. यानी कि अगर नॉर्मली 100 मीटर्स में अगर कोई क्रॉप आता है तो ड्यूरिंग द ड्रॉट और ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी अगर वो 100 मीटर का जो भी क्रॉप लैंड है उसके अंदर लेस देन 25 मीटर का या फिर उससे भी कम अगर वो एक ग्रेन हो या फिर क्रॉप ग्रो होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो टैक्सेस को रिमिट कर देगी. इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फार्मर से टैक्सेस नहीं लेगी. पर यहाँ पे ऐसा ही नहीं हुआ था, गवर्नमेंट फोर्सफुली फार्मर से टैक्स ले रही थी एंड गवर्नमेंट रिफ्यूज एनी रिमिशन फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू. उन्होंने यहाँ पे रिमिशन अलाउ नहीं किया था. तो उसकी वजह से खेड़ा में गांधी जी को बुलाया गया था टू लीड द खेड़ा सत्याग्रह. यहाँ पे गांधी जी को कौन कौन मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड इथिनिसिटीज सपोर्टेड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम सब लोग यूनाइट होने लगे फॉर द कॉमन कॉज एंड दे ऑल डिमांडेड विच वॉज ग्रांटेड ऑल्सो. इतना सारा सपोर्ट देखने की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे बॉम्बे प्रोविंसेस की, तो उसने जो भी डिमांड थी रिमिशन की, तो वो रिमिशन की डिमांड यहाँ पे अलाउ कर दी थी या फिर ग्रांट कर दी थी. हियर यू कैन सी खेड़ा सत्याग्रह फोटोज. उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द गांधी जीज लाइफ जिसका नाम है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. हियर यू कैन सी द फोटो. 1918 Gandhi ji used satyagraha and hunger strike for the first time during the industrial dispute between owner of the industry यानी कि मिल कॉटन मिल थी वो and worker of the cotton mill in Ahmedabad. Worker were demanding hike of 35% in the wages और ultimately compromise कहाँ पे हुआ, 32% hike in the wages. उस पे स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुल एंड वर्कर वर ग्रांटेड वेज है कितनी 32% अराउंड. ओके, तो दिस वॉज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. अब हम समरी अगर देखना है हमें तो सबसे पहला था चंपारण. वहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे, रीजनल लेवल पे. उसके बाद खेड़ा में जाएंगे तो वहाँ पे हुआ था फर्स्ट NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और अगर लास्ट में हम अहमदाबाद में आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, हंगर स्ट्राइक. पर अगर
अभी ये जो थे हमने देखे थे ये रीजनल लेवल पे टोटल, पर जब गांधी जी नेशनल लेवल पे एज अ नेशनल पॉलिटिकल लीडर बोल के वहाँ पे इवॉल्व होते, तो उस टाइम पे गांधी जी क्या करते हैं, फर्स्ट एनसीएम करते हैं। कब? 1920 में, 1920 में। सेकंडली क्या करते हैं, वो सीडीएम करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब? 1930 में। और अल्टीमेटली हंगर स्ट्राइक करते हैं। कब? 1942, जो अगस्त क्रांति भी जिसको कहा जाता है वो वाला। अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हियर इन फोटो यू कैन सी कि कितने बड़े पैमाने पे लोगों ने उस टाइम पे सपोर्ट किया था। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट वर द कॉजेस। सबसे पहले था रिसेंटमेंट एट द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक हार्डशिप वगैरह इंडियन जो कॉमन पीपल्स थे उन पे यहाँ पे आना चालू हुआ था। उसी के साथ देयर वाज द होम रूल मूवमेंट, तो इसने बहुत सारा पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंडिया के नेटिव पीपल्स में डाला था। देन इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये दोनों कनेक्टेड है। देन द रॉलेट एक्ट एंड द जालियनवाला बाग मैसेकर। देन द खिलाफत मूवमेंट। तो इन सभी का जो अल्टीमेट रिजल्ट था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द मूवमेंट वॉज अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके खिलाफ था वो? ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ था। ओके, उसके बाद पीपल आस्क्ड टू रिलिक्विश देयर टाइटल एंड रिजाइन फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट इन लोकल बॉडीज, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी सिंबल है उन सारे सिंबल्स को डिसओबे करना या फिर उनको ना मानना, ये सारी चीज़ यहाँ पे चालू हो चुकी थी। देन रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, विड्रॉ चिल्ड्रन फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और एडेड स्कूल्स और कॉलेजेस, उसमें से चिल्ड्रन को एड कर दो। देन बाइकआउट फॉरेन गुड्स एंड यूज ओनली इंडियन मेड गुड्स, बाइकआउट द इलेक्शंस, जो गवर्नमेंट उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इलेक्शन लेती है उसको बाइकआउट करो। नो टू सर्व द ब्रिटिश आर्मी, से नो टू सर्व ब्रिटिश आर्मी, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में सर्व भी मत करो। एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। तो दीज वर द प्रोग्राम्स अंडर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाम ही है नॉन कोऑपरेशन, यानी कि गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करना है किसी भी हाल में। देन डिमांड ऑफ स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड बाय आईएनसी, इसी चीज़ पे 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी और 1920 में एज अ ऑफिशियल स्टांस आईएनसी ने इसको अडॉप्ट किया था। फर्स्ट टाइम द आईएनसी वाज रेडी टू फॉरगो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एंड वांटेड टू अचीव इट बाय सेल्फ रूल। ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अर्लियर जो थे हमने 3 पीस देखे थे लास्ट लेक्चर में, प्रेयर पिटिशन वगैरह, तो वो जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स थे। तो उससे हट के आईएनसी ने ऐसा डिसाइड किया कि जो पैसिव मेथड्स है जो अर्लियर एक्सट्रीमिस्ट यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। और यही कारण था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर जो थे इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना, वो आईएनसी से छूट के बाहर अलग अलग क्या बोल सकते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उस टाइम पे, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर वो वहाँ पे ज्वाइन हो चुके थे। इससे पहले आईएनसी में थे वो लोग। उसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन February 1922 इन वेक ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। यहाँ पे हुआ क्या था, लोग जो थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे पर उन पर लाठीचार्ज किया पुलिस वालों ने, तो फिर लोग गुस्सा हो गए और पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों पे उस टाइम पे क्रिमिनल केसेस भी हुए थे। और ये जो कंडीशन थी ये बेटर नहीं हो रही थी, उल्टा वर्स होती जा रही थी। तो उसकी वजह से गांधी जी को ये जो मूवमेंट थी ये कॉल ऑफ करनी पड़ी। A lot of leaders like Motilal Nehru, C.R. Das against the suspension only due to sporting incident of violence। तो ये जो लोग थे इन लोगों को क्या बोलना था कि ये छोटा सा वायलेंस है, इसकी वजह से पूरे नेशन वाइड जो मूवमेंट ने एक मोमेंटम लिया था वो मोमेंटम को स्टॉप करना इमीडिएटली ये गलत बात है। ओके, ऐसा बहुत सारे लोगों का बोलना था, उसमें मेनली मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास। अब देखते हैं व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम स्वराज बिकेम द ऑफिशियल स्टांस। इट वाज अ ट्रूली मास मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर आई थी इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग, इन्होंने भी सपोर्ट दिया था।
participation of Hindus and Muslims. Then people become conscious about their political rights. Then Indian merchant and mill owner enjoyed good profit during this period. As a result, the boycott of ब्रिटिश गुड्स, अभी चाइना है तो उसकी वजह से चाइनीज़ आ रहा है, ब्रिटिश गुड्स उस टाइम पे ब्रिटिश गुड्स जो थे उन पर बाइकआउट करने की वजह से हुआ क्या, जो इंडिया के इंडिजीनियस मर्चेंट थे एंड मिल ओनर थे उनको प्रॉफिट होना चालू गया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम खादी was promoted by Gandhiji and khadi became the official uniform of the freedom struggle. यहाँ से आज के टाइम पे भी अगर देखोगे बहुत सारे लोग जो लीडर है पॉलिटिकल वो खादी प्रीफर करते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ सिंबल. देन there was the import of sugar from Britain which reduced considerably during this period. There was the rise of Gandhiji as a leader of masses. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, गांधी जी एज ए लीडर ऑफ मास यहाँ पे राइज हुए थे. दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड टू द ब्रिटिशर्स. इससे पहले होता क्या था, इतने बड़े लेवल पे कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला था, पर फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स वर एक्सपीरियंसिंग अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द इंडियन मासेस. दैट्स वाई द रिस्पॉन्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अनएक्सपेक्टेड टू द ब्रिटिश. अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट. ये मूवमेंट एक्चुअल दोनों भी पैरेलली चालू हो रहे थे. ओके, खिलाफत मूवमेंट इसमें क्या था, मुस्लिम्स वर स्पेशली अपसेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इस्लामिक प्लेस ऑफ वर्शिप आफ्टर द अलाइड पावर हैड पार्टीशन टर्की एम्पायर. हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 में जो टर्की था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा था और ब्रिटिशर्स ने टर्की को डिफीट कर दिया था. टर्किश एम्पायर जो था उसको डिवाइड कर दिया था. एंड टर्की में आपको पता है उस टाइम पे एक बंदा रहता था जिसका नाम है खलीफा. ही वॉज अ हेड ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड. तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये खलीफा के नाम से लिया गया हुआ वर्ड है. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब टर्की या फिर ऑटोमन टर्किश एम्पायर ब्रिटिशर से हार गया तो उन्होंने खलीफा को ख़त्म कर दिया. यानी कि पोस्ट जो थी खलीफा नाम की उसी को एबॉलिश कर दिया. ओके, तो दिस वॉज द बैकग्राउंड. इट हैड टू मेन डिमांड विच वर नेवर एक्सेप्टेड. कौन सी थी, खलीफा सुल्तान must retain sufficient territory so that he is able to defend Islamic faith. Second, the place which were called Ziratul Arab, including Arabia, Syria, Iraq, Palestine, must remain under a Muslim sovereignty. The Ali brothers were arrested during the course of the way on only to be released from jail after war. यानी कि वॉर ख़त्म कब हुआ, 1919 में. तो उसके बाद ही अली ब्रदर्स को छोड़ा गया था जेल से. This movement reached in Bengal, Northwest Front Province and the Punjab. October 17, 1919 was observed as Khilafat Day. October 17, 1919 was observed as Khilafat Day. The Hindus also joined hands with the Muslim and strike was called for. जैसा कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा उसमें भी मुस्लिम्स थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदू थे जो सपोर्ट करते थे मुस्लिम कॉज को. ऑन नवंबर 23, 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली एंड लेटर खिलाफत मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड विच कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट अ खलीफा. The leader of the Khilafat movement joined the hands with Indian National Congress for the non-cooperation movement. Against March 1920 was observed Khilafat Day, and following that there was an all-party conference in June 1920 at Allahabad. इसके बाद इसके 8 साल बाद यानी कि around 1928 there was also a second all-party conference. Then the Khilafat movement came and went very quickly. It had lost its relevance when मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क यानी कि इसको पाशा भी कहा जाता है, केमाल पाशा, एबॉलिश खलीफा एंड ही क्रिएटेड टर्की एज अ सेकुलर स्टेट. देन द लास्ट खलीफा अब्दुल मसीद II, who was expelled with his family and took asylum in Istanbul. उस टाइम पर कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल में वो बंदे ने वहाँ पे असाइलम लिया था. वेयर ही डाइड इन
1948 में लास्ट खलीफा जो था उसकी डेथ हुई थी। तो अब देखते हैं स्वराज पार्टी। हमने देखा 1922 में क्या हुआ था, गांधी जी ने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया और गांधी जी को जेल हो गई। गांधी जी तो जेल में चले गए, पर जो इंडिया के कॉमन मासेस थे जो कि उस टाइम पे आईएनसी में थे, तो उन दोनों में कन्फ्यूजन हो गया और उससे दो स्ट्रीम निकल के आई। एक स्ट्रीम चाहती थी काउंसिल एंट्री, दूसरी चाहती थी कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि ग्राउंड बेस पे जाओ, अच्छा काम करो लोगों के लिए, और जब मूवमेंट का टाइम आएगा तो वो सब लोग अपने साथ जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे। और कुछ लोग थे जिनका क्या मानना था, काउंसिल एंट्री करते ब्रिटिशर्स के जो भी अलग अलग तरीके हैं उनको जान लेते और उन्हीं के तरीके से उनको हराएंगे। ओके, so this was the basic background. Lot of disagreement among the leader of the Congress party. While some wanted to continue non-cooperation, while other were called no changers, including राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपाल। यानी कि ऐसे लोग जो कोई चेंज नहीं चाहते थे आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी। वो चाहते थे कि गांधी जी आए और बाद में जो कुछ भी कोर्स होगा मूवमेंट का वो तय किया जाएगा। Those who wanted to enter legislative council and obstruct British government within were called as pro changers। यानी कि ऐसे लोग जो चेंज को सपोर्ट करते थे उनको कहा गया है प्रो चेंजर्स। दूसरों को क्या कहा गया था, नो चेंजर्स। अब प्रो चेंजर में कौन थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर। यहाँ भी यू कैन सी मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द मुस्लिम लीग, Ajmal Khan. In 1922, in Gaya session of the Congress, C.R. Das moved a proposal to enter the legislature, but it was defeated. 1922 में C.R. दास ने लेजिस्लेचर में एंट्री करने के लिए एक प्रपोजल दिया था CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, पर ये जो टोटल जो प्रपोजल था इसको डिक्लाइन किया गया और स्क्वैश किया गया। Later C.R. Das was president and secretary of state was मोतीलाल नेहरू। तो हुआ क्या, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने आईएनसी छोड़ दी और उसके बाद अपनी खुद की पार्टी तैयार कर ली जिसका नाम है स्वराज पार्टी। एक्चुअली इसका ऑफिशियल नाम है स्वराज खिलाफत पार्टी या फिर खिलाफत स्वराज पार्टी। क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग भी उस टाइम पे शामिल हो चुकी थी। देन C.R. दास वॉज the president of the Swaraj party and secretary was the Motilal Nehru. अब देखते हैं उन्होंने वर्क क्या क्या किया। सबसे इम्पोर्टेंट, it was decided that Swarajist would contest election as separate group within Indian National Congress या फिर कांग्रेस पार्टी। मतलब ये फूट के अलग नहीं होंगे, ये कांग्रेस के अंदर रहेंगे बट इंडिविजुअल एलिमेंट के जैसा वर्क करेंगे या फिर एटोनोमसली वर्क करेंगे। द स्वराज पार्टी won 42 out of 104 seats in central legislature in 1923. The party's program was to obstruct the government and wanted to create deadlock on every measure. हर चीज़ के लिए deadlock create हो। They boycotted all official functions and reception held by government. ओके, उसके बाद अचीवमेंट्स देखते हैं अभी क्या क्या अचीवमेंट्स है। स्वराजिस्ट विट्ठल भाई पटेल, ही वॉज अ एल्डर ब्रदर ऑफ सरदार पटेल। विट्ठल भाई पटेल बिकेम द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। देन देर वर एबल टू डिफीट द पब्लिक सेफ्टी बिल 1928। हुआ क्या था, अराउंड 1928 देयर वॉज द राइज ऑफ द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इन इंडिया, तो उनको सप्रेस करने के लिए बिल लाया गया था। दे एक्सपोज द weakness of Montagu Chelmsford reform. They gave fury speeches in assembly on self-rule and civil liberties. Drawbacks, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे सर इसके, coordinate their struggle inside the assembly with द मास फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से फेल हुआ था स्वराजिस्ट पार्टी। इनसाइड
स्ट्रगल एज वेल एज आउटसाइड स्ट्रगल, इन दोनों को साथ लेके चलना था. टोटली रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर टू कैरी देयर वर्क, कॉमन मासेट तक नहीं पहुँचे. एंड मैसेज इन असेंबली टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि असेंबली में जो बोलेंगे वो वर्ल्ड तक जाता था उस टाइम पे, तो उसका भी एक इस्तेमाल किया इन लोगों ने. मोतीलाल नेहरू वॉज मेंबर ऑफ स्किन कमेटी एंड रामास्वामी अयंगर वॉज मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडियन मेंबर्स आना अभी चालू हो गया था. आफ्टर डेथ ऑफ सी आर दास इन 1925 पार्टी फर्दर वीकन. दे वर डिवाइडेड इनटू द रिस्पॉन्स लिस्ट, यानी कि जो स्वराजिस्ट पार्टी थी वो ब्रेक होने के बाद जिन लोगों ने अपने अलग अलग एस्पायरेशंस को सपोर्ट करना चालू कर दिया था उनको कहा जाता है रिस्पॉन्स लिस्ट, यानी कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था. तो वो है मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केळकर, तो इतने सारे लोग हैं. एंड नॉन रिस्पॉन्सिव, यानी कि स्वराज पार्टी के ब्रेक होने के बाद भी पार्टी से लॉयल रहने वाले, ऑब्वियसली मोतीलाल नेहरू. पार्टी नॉट परफॉर्म वेल इनटू 1926 इलेक्शन, इसमें पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. फेलियर टू सपोर्ट द पीजेंट कॉज इन बंगाल, बंगाल में उनका वर्क ज़्यादा नहीं हुआ था ये टाइम पे. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.